केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा। रोहतक में सावर डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। बोले, रोहतक के डेयरी प्लांट से एनसीआर के सभी जरूरतें होंगी पूरी। कार्यक्रम में सीएम सैनी भी बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी को दी बधाई। कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दीर्घायु हों, प्रदेश के विकास में देती रहें योगदान। नेता प्रतिपक्ष के ऐलान पर कांग्रेस में उठे विरोधी सुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री संपत सिंह ने उठाए चयन पर सवाल। कहा, सीएलपी लीडर का चयन सकारात्मक नहीं, इससे पार्टी में बढ़ेगी और ज्यादा गुटबाजी। जुलाना में तोड़े गए ब्राइड डे के नियम। गांव गतौली के बस स्टैंड के पास गांधी जयंती पर बेची गई शराब। जानकारी मिलते ही पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। फरीदाबाद में पिता ने 3 बेटियों के साथ लगाई फांसी। पत्नी और ससुराल वालों पर लगाया आरोप। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज मसला में बात करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रोहतक के सावर मिल्क प्लांट में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सहकारिता आंदोलन किसानों और ग्रामीण भारत के लिए एक नई क्रांति लेकर आया है। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2029 से पहले देश की हर पंचायत में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। और शाह ने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत माध्यम है। अपने संबोधन में शाह ने बताया कि सरकार ने पूरे देश में 75,000 नई डेयरी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा है और ऐसे में जबकि पहले से कार्यरत 46,000 समितियों को और सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता जो थी वो खत्म हो जाएगी। आज मसला में जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पहले से ही 45,000 से ज्यादा जो समितियां काम कर रही थी, क्या जो है अब उनको और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। सवाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 75,000 नई डेयरी का जो लक्ष्य रखा गया है उससे कितना फायदा यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे कि कहा गया कि एनसीआर की सभी जरूरतें इससे पूरी होंगी, क्या वाकई में जो है 75,000 नई डेयरी समितियों का जिस तरीके से बनाया जाएगा उससे क्या एनसीआर की सभी जरूरतें पूरी होती नजर आएंगी। जानने के लिए आज जो है हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और उनसे जो है इस मसला पर आज चर्चा करेंगे। सावर मिल्क प्लांट में ये कार्यक्रम जो है आयोजित हुआ। किसानों और ग्रामीण भारत के लिए ये नई क्रांति के रूप में देख रहे हैं और ऐसे में कितनी क्रांति जो है इससे यहां पर किसानों को कितना लाभ और ग्रामीण भारत को किस तरीके की इससे जो है मदद मिलती नजर आएगी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 75,000 नई डेयरियों का जो लक्ष्य रखा गया है उससे 2029 तक जो है इसे पूर्ण कर लिया जाएगा और साथ ही जो पहले से समितियां हैं 45,000 से ज्यादा, उनको लेकर जो है किस तरीके से जो है अब और सशक्त यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। क्या बिचौलियों की जो भूमिका की बात की जा रही है उससे जो है अब बिचौलियों की भूमिका पर कितना इसमें असर होगा, क्योंकि अब सीधे जो है संचालक के खातों की बात की जा रही है। लगातार बिचौलियों का रोल खत्म करने की कवायद में यहां पर सरकार लगातार अपनी तरफ से जो योजनाएं हैं वो लोगों के हितों के लिए यहां पर देती जा रही है और ऐसे में जो है उसका कितना असर जो है धरातल पर किसानों और ग्रामीण भारत की जो परिकल्पना है उसमें यहां पर दिखाई देगा। ये आज अपने पैनलिस्टों से जो है समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहे और ऐसे में रोहतक में सावर डेयरी प्लांट का उद्घाटन करते हुए
उन्होंने कहा कि रोहतक के डेयरी प्लांट से एनसीआर की सभी जरूरतें पूरी होंगी। तो दही छाछ का कारोबार भी यहां पर बढ़ता नजर आएगा। तकरीबन 825 करोड़ की प्रोजेक्ट से हरियाणा का जो कायाकल्प है वो बदलता हुआ नजर आएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि यह लगभग जो है 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया देश का सबसे बड़ा दही छाछ योगर्ट और मिठाई उत्पादन केंद्र है। अब यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होंगी, इससे आय बढ़ेगी। आने वाले समय में 75,000 डेयरी समितियां बनाई जाएंगी। तो 75,000 डेयरी समितियों के बनाने का यहां लक्ष्य है, क्योंकि 45,000 पहले से ही समितियां हैं। उससे कितना लाभ होगा, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट से हरियाणा का कायाकल्प होता हुआ नजर आएगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की, और हमारे साथ एक पैनल नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर। उनका परिचय जो है मैं आपको जल्दी से करा देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजवीर रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहा है। बहुत स्वागत है सर आपका। राकेश सौदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। और विजेंद्र रेड्डी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका भी। सबसे पहले राजवीर जी मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से जो हरियाणा का कायाकल्प कहने की बात की जा रही है, लगभग 850 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उससे किस तरीके से जो है कायाकल्प होती नजर आएगी? क्या जो है किसानों और ग्रामीण भारत की जो बात कही जा रही है वो किस तरीके से लक्ष्य जो है 2029 तक जो है बदलता नजर आएगा? क्या कुछ जो है धरातल पर इसके असर नजर आएंगे? चूंकि अब एनसीआर की जितनी भी जरूरत है वो यहां से पूरी हुई लगभग पूरी होती नजर आएंगी। राजवीर जी। जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। आज गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने हरियाणा का एक दिवसीय दौरा किया, जिसमें उन्होंने रोहतक में साबर मिल्क प्लांट का एक उद्घाटन किया और हरियाणा के कोने कोने से आई महिलाओं को संबोधित किया और उन्हें विभिन्न प्रकार के सिलाई मशीन वगैरह या जो अन्य जरूरत का सामान था वो दिया गया। वही बात सहकारिता मंत्री जी के आज के संबोधन की, तो खास बात यह है कि सहकारिता को कभी भी एक मूवमेंट में नहीं दिया गया, इसको एक डंप मंत्रालय समझा जाता था। लेकिन ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका इनिशिएटिव लिया और सहकारिता मंत्रालय को अपने पास रखा और उसके माध्यम से उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, उसके लिए रिसर्च करवाई देश में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और इसका यही निकल के आया कि भाई सहकारी समितियों को मजबूत किया जाए और अन्य और भी सहकारी समितियां बनाई जाए। उसी के तहत आज अमित शाह जी ने अपना वो पूरा संबोधन रखा, क्या बेस्ट कर सकते, क्या करने वाले और क्या हमने किया आज तक। जो 40 से 45,000 के करीब जो सहकारी समितियां उनको मजबूत किया जाएगा विभिन्न योजनाएं देकर, जैसे कि खाद है, बीज है, बाजार से जोड़ा जाएगा सहकारी समितियों को। और पूरे भारत में 75,000 के करीब और सहकारी समितियां हर गांव में 1-2 खुलेंगी। और ये आंदोलन पिछले 2-2.5 साल से लगातार चला हुआ है। इस पर बहुत ही वैचारिक बैठकें हो चुकी है, धरातल पर उतरने लग रही है ये चीज, और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। यही बात है आज की, जो उन्होंने हरियाणा को 825 करोड़ रुपए का जो सौगात दी है, तो ये दर्शाता है कि हरियाणा के लिए विशेष स्थान रखता है। 350 करोड़ रुपए का जो एक प्रोजेक्ट है, ये साबर मिल्क प्लांट वाला, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इससे हजारों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा और सहकारी समितियों के माध्यम से एक भाईचारा जो एक होता है, सहकार का मतलब है तो साथ जुट के कार्य करें। तो साथ जुट के कार्य करने की जो भावना उसको और बलवती होगी, और जिससे आने वाले समय में पूरे समाज में, पूरे हरियाणा में इसका आपको असर देखने को मिलेगा। और रही बात हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार ने लगातार अपना काम कर रही है और इसी नाते मुख्यमंत्री जी ने जो एमएसपी पे खरीद की बात की थी वो भी चल रही है। 357 करोड़ रुपए
किसानों के खाते में भेजे जा चुके डायरेक्ट, जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपने पोर्टल पर अपनी जो फसल की जो उन्होंने दर्ज कराई है। तो कुल मिलाकर मैं ये बात कहना चाहूंगा, हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप चली हुई है और आने वाले समय में आपको इसके और भी बेहतरीन देखने को मिलेंगे। क्या विपक्ष पूरी तरीके से सहमत है कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है कायाकल्प करने के लिए जो है आज उद्घाटन किया गया, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इससे जो है वाकई में किसानों की आय को दोगुना होता हुआ हम देख सकते हैं, या फिर ये भी जो है किस तरीके से आप समझते हैं कि कागजी योजना रह जाएगी क्या? क्योंकि इससे तो काफी ज्यादा सुधार यहाँ पर आय में किसानों के लिए कहा जा रहा है। साथ ही जो एनसीआर की जरूरत है वो यहाँ से पूरी होती हुई लगभग दिखाई देंगी। राकेश जी, क्या ठीक है आपका, क्या प्रतिक्रिया? हम तो आप सभी को और मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। देखिए, हमारे भाई राजवीर जी ने काफी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, कोई बात नहीं। देखिए, आज जो हालात हाँ किसानों के और मजदूरों के पूरे देश के अंदर हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है जी। आप ये सौगातों की बात करते हैं, लेकिन कि सभी सौगातों की औकात पूरे देश और प्रदेश को अच्छी तरह मालूम है। अब ये जो डेयरी समिति बनाने की गांव-गांव में बात कर रहे हैं, अब उन कंपनी को यहाँ लगाने की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा की जो वीटा कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो उसमें क्या कमी है? क्या हरियाणा प्रदेश के संसाधनों का बेड़ा गर्क करके उनकी कीमत पर या गुजराती कंपनियां यहां लगाएंगे? और जो हरियाणा प्रदेश के किसानों को फायदा होना चाहिए। देखिए, काफी दिन पहले आपको पता होगा, वाजपेयी जी की सरकार के समय भी और कांग्रेस सरकार के समय भी हर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए गए थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है, ये जो मजदूर और किसान विरोधी सरकार आई है, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बंद करने का काम किया है। उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया। ये एक तरह की हर गांव की समिति ही थी ये। लेकिन आज जब ये 125 करोड़ के बजट या प्रोजेक्ट की बात करते हैं, 75,000 डेयरी समितियां बनाने की बात है, लेकिन ये इनके अंदर पैसा किनका लग रहा है? सिर्फ पूंजीपतियों का। तो हिमाचल की तर्ज पर जैसे सेब कारोबारी इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, अब ये हमारे पशुपालकों को और किसानों को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। क्योंकि हमें, अरे सर, विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे उठाता रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लगातार विपक्ष किसानों पर जो है हमलावर सत्ता पक्ष पर रहा है किसानों के मुद्दों को लेकर। तो आपके पास क्या वैकल्पिक जो है ऑप्शन है, क्या वैकल्पिक योजना है? अब सरकार तो जो है किसानों के हित में, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए मदद यहाँ पर करती हुई साफ तौर पर कायाकल्प करने के लिए लगी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि ये उद्योगपतियों के लिए जो है फायदेमंद साबित होगी? नहीं, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने इसी तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो क्या आप जो इस प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, आप ये देखिए ना, सेब उत्पादकों का क्या हाल हुआ? क्या वही हाल ये हरियाणा के किसानों का और मजदूरों का करना चाहते हैं? आप ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हम छोटी सी बात आपसे पूछते हैं। 2004 से 2014 के बीच जो औसतन किसानों ने आत्महत्या की वो 967 थी, लेकिन 2014 से 2022 के बीच 1,04,474 किसानों ने आत्महत्या की। तो ये आंकड़े इनकी जो किसानों के लिए सुधार के कार्यक्रम हैं या कृषि के जो सुधार कार्यक्रम हैं, उनकी हवा तो ये आंकड़े ही निकाल रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। अभी देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो 1,04,74 किसानों ने सिर्फ 9 साल में आत्महत्या की, और खुद ये वही अमित शाह जी हैं जो 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो लागत 3 गुनी हो गई। तो उसका जवाब इन लोगों के पास क्या है? हम देखियो, इनको बधाई भी दे दें, स्वागत भी कर दें, लेकिन मौतों पर स्वागत और बधाइयां कभी नहीं दी जाती, क्योंकि इन्होंने नीति कोई भी लेकर आए हो,
पूंजीपतियों की नीति लेकर आए, उद्योगपतियों की नीति लेकर आए, जिसमें किसान और ठीक है राकेश जी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा चूंकि वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक से वापस लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, तब जो है चर्चा को आगे रखेंगे। और ऐसे में जो है लगातार सवाल कि 75,000 नई डेयरियां समितियों का लक्ष्य जो रखा गया है, उसे जो है क्या उससे पहले जो 45,000 नई जो समितियां हैं, डेयरी समितियां हैं, क्या उनमें और सुधार की आवश्यकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। के बाद स्वागत है आपका मसला में। साबर मिल्क प्लांट में आज कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, उसमें ग्रामीण भारत की नई क्रांति यानी कि दुग्ध क्रांति से, अमित शाह की दुग्ध क्रांति से कितना फायदा किसानों को होगा, लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले राकेश सौदा जी जो है आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन विजेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है। विजेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है किसानों को इससे फायदा यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है, और क्या इससे गाँव गाँव में जब डेयरी समितियां बनाई जाएंगी, क्या दुग्ध, छाछ और इसका कारोबार बढ़ता हुआ साफ तौर पर धरातल पर दिखाई देगा? विजेंद्र जी ओवर टू यू। जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। गौरव जी, एक तो मेरे को साउंड बैक आ रही है, बैक मार रही है, इसको थोड़ा ठीक करवाना। ठीक है।
साबर डेयरी गुजरात के साबरकांठा जिले की एक रजिस्टर्ड दुग्ध समिति है, जिसकी स्थापना 1964 में गुजरात में हुई थी, साबरकांठा जिले में, और उसका एक्सटेंशन हरियाणा प्रदेश में किया जाता है। यानी कि हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा प्लांट सहकारिता समिति के साथ दुग्ध समिति ने लगाने का काम किया। पहला तो मेरा प्रश्न ये है गौरव जी, इसमें सरकार का क्या है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हरियाणा प्रदेश में भी बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको किसान मिल करके चलाने का काम करते हैं, और ये भी उसी का एक पार्ट है। हरियाणा प्रदेश में चाहे वीटा प्लांट की बात हो, चाहे लक्ष्य प्लांट की बात हो, और भी बहुत सारे प्लांट हैं, मधु भी शायद हरियाणा अम्बाला का है, तो उन प्लांट वो भी प्लांट अपना कार्य कर रहे हैं। पहले से जो ना 45,000 सोसाइटीज यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग है। एक नई यूनिट और स्थापित हो गई, और ये 825 की नहीं 350 करोड़ रुपए का प्लांट बताया है इसके चेयरमैन ने कि हमारे 350 करोड़ रुपए में ये प्लांट खड़ा होगा। तो कोई खास बात नहीं, एक नया प्लांट यहाँ पर आया है ऑलरेडी। क्या यहाँ से क्या किसान का दूध नहीं सोसाइटी में जा रहा था? क्या दही और पनीर लोग नहीं खा रहे थे? वो सब खा रहे थे। जितना हो हल्ला किया जा रहा है, इतना बड़ा ये कोई ऐसे प्रोजेक्ट वाली बात नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि यदि इस प्लांट को यहाँ पर स्थापित करवाया गया, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि सरकार ने इसको कुछ ना कुछ डोनेशन, कुछ ना कुछ इसको ग्रांट वगैरह अलॉट किए होंगे, क्योंकि सहकारी समितियों को सरकार ग्रांट देती है। ऐसे मामले में क्वेश्चन ये होता है, सहकारी समितियां स्थापित होना अच्छी बात है, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आय भी बढ़ेगी, लेकिन ये क्यों नहीं हरियाणा की किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप करके आगे बढ़ाने का काम किया गया? क्यों एक गुजरात की इतनी पुरानी कंपनी को हरियाणा प्रदेश में बिठाने का काम किया गया? चाहे वो हरियाणा प्रदेश की कर्मचारी की बात हो, चाहे अधिकारी की बात हो, और चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में भी गुजरात के लोगों को ही यहाँ बिठा करके, क्या हरियाणा के लोग इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ाए जा सकते थे? क्या हरियाणा की किसी पुरानी सोसाइटी को आगे बढ़ा करके उसको ये जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती थी, या वो नहीं दे रहे हैं? आज भी हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे सोसाइटीज काम करे, जहाँ एक तरफ आप लोग कह रहे हो कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये मानिए कि हजारों लोगों का रोजगार ये छीनने का भी काम करेंगे। जो और सोसाइटी काम कर रही है, कहीं ना कहीं क्योंकि इनको सरकार का समर्थन मिलेगा। गुजरात की कंपनी है, गुजरात की कंपनी को सरकार का समर्थन मिलना निश्चित है, और हरियाणा की जो छोटी सोसाइटीज है उनको ये नुकसान भी पहुंचाने का काम करेंगे, और यहाँ के किसान को लूटने का भी काम करेंगे। क्यों? मेरा तो मानना ये है, सोसाइटी बनाना गलत बिल्कुल नहीं है गौरव जी, मैं फिर कहता हूँ, और आगे भी डायरीज बनाना भी गलत नहीं है। व्यक्ति के आगे रोजगार को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये गुजरात की सोसाइटी को ही हरियाणा में ला करके क्यों बिठाया गया? क्यों नहीं हरियाणा की पुरानी सोसाइटी को या नई सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवा करके उसको बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए? ठीक है राजीव जी, जवाब दीजिए फाइनल। आज जो रोजगार है, एक मिनट जो है ना, इसमें जो रोजगार देखना कहीं न कहीं सभी बाहर के लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हरियाणा प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जो स्थापना हुई है हरियाणा प्रदेश की रोहतक की भूमि पर, इसमें कम से कम 80% कर्मचारी जो है हरियाणा प्रदेश के लगाए जाने चाहिए। अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों को यहाँ रोजगार नहीं दिया जाएगा तो इंडियन नेशनल विजेंद्र रेड्डी की तरफ से जो है कर रहे हैं। राजवीर जी जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि चूंकि समय भी जो है अब इशारा कर रहा है। ये अपनी बनास निकाल रहे हैं, ठीक है ना, पूरा भारत एक है, कोई भी कहीं भी व्यापार कर सकता है। कह रहे हैं कि गुजरात की कंपनी कोई, अरे सर सुनिए सर सुनिए, एनसीआर में कितनी भारतीय कंपनी आई बैठी है, इंडस्ट्री हब में कितनी कंपनी आती है, इनको पता है इस बात का। दुनिया भर की कंपनियां एनसीआर में बैठी है, हजारों कंपनियां हैं। अगर एक सहकारी समिति आती है और अपनी व्यवस्था के हिसाब से आती है, उसका 9,000 करोड़ का टर्नओवर 1 साल का उसका, आपकी जानकारी के लिए होगा, तो वो कोई मतलब ये नहीं है, मतलब मान लीजिए तो सरकार को इसमें पहल की होगी तब आए वो लोग। अब आप एक बात बताइए ना यार, यहाँ अगर कोई उद्योग लग रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? कोई प्रोडक्शन हो रहा है, क्या दिक्कत आपको? सहकारी समितियों के लिए अमित शाह जी ने पूरे देश का भ्रमण किया पर्सनली, ठीक है ना। ये आप लोगों जो लुटेरे लोग हैं ना, जो ये कांग्रेस ओरिजिनल वाले हैं, इन लोगों को सहन नहीं हो रहा। मतलब सहकारी का मतलब क्या था? सभी मिलकर काम करे,
सभी मिलकर सहयोग करे। तो ये लुटेरे लोग कानून चोरी लेने वाले पटवारे लोग, इनको सहन नहीं होता। हरियाणा कैसे आगे बढ़े, हरियाणा का रोजगार कैसे बढ़े, हजारों तरह के रोजगार खुलेंगे उसके आसपास। नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं। आप लोगों ने हरियाणा को लुटा है और आप लोगों को हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ हरियाणा में जनता को मौका मिलेगा, जनता अपने आप को आगे बढ़ाएगी, जनता को हरियाणा बढ़ेगा आगे, या कोई नेता आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको ऐतराज है इससे, आप ये फैसला लाइए, डिबेट करते हो फैसला लाइए। कहाँ नुकसान हरियाणा को, कहाँ नुकसान हरियाणा को? अगर कोई रोजगार मिल रहा है इसमें, ये लोग INT के नाम पे बैठते खुद करते, क्योंकि जनता ने इनको मौका देने से मना कर दिया। अब उस लोग बातें करते हैं। फिर हरियाणा सरकार ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, साबर डेयरी का स्वागत किया है, तो ये आने वाले समय में मील का पत्र साबित होगा। हम तो कहते और भी आए, अगर रेवेन्यू आएगा हरियाणा में, हरियाणा का जनरेट होगा, लोगों में खुशहाली आएगी। क्या दिक्कत है लोगों को? जो सहकारी समिति वो दूध वो गुजरात से तो दूध आएंगे नहीं, जो समय से ज्यादा इजाजत नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा आपको। और राजवीर रोहिला जी, राकेश सौदा जी और बृजेंद्र रेड्डी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, मसला में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अमित शाह जी का जो ये प्रोजेक्ट है तकरीबन 850 करोड़ की लागत से जो तैयार हो रहा है, उससे जो 75,000 नई डेयरी समितियों का जो लक्ष्य रखा गया है, वो कैसे जो है धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा और इससे जो किसानों की आय है उसको दोगुनी होती हुई कितनी जल्दी जो है रफ्तार यहाँ पर धरातल पर दिखाई देगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।